नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मानसा मलिक। गुजरात में चुनाव का बिगुल बज चुका है, योद्धा तैयार हैं। बीजेपी और कांग्रेस के बीच की लड़ाई में आम आदमी पार्टी भी सेंधमारी करना चाहती है। 1 और 5 दिसंबर को 2 चरणों में जनता अपना फैसला करेगी, लेकिन मतदान से पहले आज भारत 24 पर हम आपको बताएंगे कि गुजरात के मन में क्या चल रहा है। मतदान से पहले कई एजेंसियां और टीवी चैनल्स ओपिनियन पोल कर रहे हैं, तो हम आपको गुजरात के महापोल के जरिए बताएंगे कि गुजरात का फैसला क्या होगा। तो आपको गुजरात चुनाव का महापोल दिखाते हैं। भारत 24 के पॉपुलर पोल के मुताबिक गुजरात की 182 सीटों में से बीजेपी के खाते में 130 से लेकर 136 सीटें आ सकती हैं, यानी बीजेपी इस बार पिछले चुनाव के मुकाबले 31 से 37 सीटें ज्यादा जीत सकती है। पिछली बार आपको याद होगा 99 सीटें हासिल की थी बीजेपी ने, और इसमें एक उछाल नजर आ रहा है। 31 से 37 सीटें ज्यादा जीत सकती है पार्टी। वहीं अगर कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस को 28 से 34 सीटें मिलने की उम्मीद है, जो पिछले विधानसभा चुनाव में जीती सीटों से आधे से भी कम है। केजरीवाल समेत पूरी आम आदमी पार्टी ने इस बार गुजरात चुनाव में अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। लगातार उनके धुआंधार रैलियां हो रही हैं, रोड शो हो रहे हैं, टाउन हॉल मीटिंग्स हो रही हैं, और इसका नतीजा ये है कि भारत 24 के सर्वे में आम आदमी पार्टी को 4 से लेकर 10 सीटें मिलती दिख रही हैं। वहीं अन्य के खाते में भी 8 से लेकर 14 सीटें जाती हुई दिख रही हैं, जो एक बड़ा आंकड़ा है। तो यहां पर जो सबसे ज्यादा फायदा है वो बीजेपी को होता हुआ नजर आ रहा है। वहीं कांग्रेस की जो सीटें हैं वो घट रही हैं, और जो कांग्रेस की सीटें घट रही हैं उसका फायदा हो रहा है आम आदमी पार्टी को। आम आदमी पार्टी की एंट्री से जो समीकरण है वो पूरी तरह से इस बार गुजरात में बदल गए हैं। तो भारत 24 का महापोल तो आपने देख लिया, लेकिन एक बार अब जल्दी से हम आपको बता दें, भारत 24 के सर्वे के मुताबिक बीजेपी को 130 से 136 सीटें मिल सकती हैं। कांग्रेस के खाते में 28 से 34, तो आम आदमी पार्टी को 4 से 10 सीटें मिलने की संभावना है। वहीं अन्य के खाते में 8 से 14 सीट जा सकती हैं। और एबीपी वोटर्स के मुताबिक बीजेपी को 131 से 139 सीट, कांग्रेस को 31 से 39 सीट, और आम आदमी पार्टी को 7 से 15 सीट पर ही संतोष करना पड़ेगा, और अन्य को भी 2 सीटें मिल सकती हैं। आगे बढ़ते हैं। इंडिया टीवी मेटाराइज के पोल में आपको बता दें बीजेपी को 119, तो कांग्रेस की 59 सीटें मिल रही हैं, आम आदमी पार्टी को 3 सीटें और अन्य को 1 सीट मिलती हुई दिखाई दे रही है। वहीं अगर टाइम्स नाउ ईटीजी की बात करें तो बीजेपी को 125 से 130 सीट, कांग्रेस को 29 से 35 सीट मिलने की संभावना। आम आदमी पार्टी को टाइम्स नाउ ईटीजी 1 भी सीट नहीं दे रही है, यानी कि जो आम आदमी पार्टी है वो अपना खाता नहीं खोल पा रही है इस ओपिनियन पोल के मुताबिक। वहीं अन्य को 1 से 3 सीट मिलने की उम्मीद है। लेकिन अगर आप एवरेज देखें तो यहां पर आप देख रहे हैं कि बीजेपी जो है उसके खाते में यहां पर 100 से ज्यादा सीटें हर सर्वे में, हर ओपिनियन पोल में नजर आ रही हैं। एवरेज होगा 125 130, यानी कि बहुत ही यहां पर कंफर्टेबल विन बीजेपी के लिए दिखाई दे रहा है। पूर्ण बहुमत की सरकार बीजेपी गुजरात में बनाती हुई नजर आ रही है। तो गुजरात चुनाव का महापोल आपने देख लिया। अब आपको पिछले चुनाव के परिणामों का आंकड़ा भी बता देते हैं। गुजरात में कुल 182 विधानसभा सीटें हैं, जिसमें 2017 में बीजेपी 99 सीटों पर जीत दर्ज करने में कामयाब रही, जबकि कांग्रेस 77 सीटें जीत पाई। वहीं आम आदमी पार्टी इस बार गुजरात में सत्ता परिवर्तन की बात कह रही है, लेकिन अगर 2017 में उसके आंकड़े पर नजर डालें तो सिर्फ 1 सीट वो जीत पाई थी, और अन्य के खाते में 5 सीटें चली गई थी। ये रिजल्ट 2017 में गुजरात की जनता जनार्दन का था, जिसने बीजेपी को फिर से मौका दिया था। लेकिन इस बार क्या होगा? क्या गुजरात में सत्ता परिवर्तन होगा, या फिर से मोदी मैजिक के सहारे बीजेपी गुजरात में सरकार बनाने में एक बार फिर से कामयाब होगी? मत भूलिए 27 साल से लगातार बीजेपी सत्ता पर काबिज है गुजरात में, और बीजेपी ने गुजरात में 160 सीटों का लक्ष्य इस बार रखा है, और इस बार मामला त्रिकोणीय होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो आम आदमी पार्टी की एंट्री से किसको फायदा होगा, किसको नुकसान होगा, ये भी यहां पर देखना बहुत ही दिलचस्प होगा। तो इस बार के जो चुनाव हैं
वो बहुत ही दिलचस्प बन चुके हैं आम आदमी पार्टी की एंट्री की वजह से। और इस वक्त हमारे साथ हमारे 2 रिपोर्टर्स जुड़ चुके हैं। हमारे साथ अमित मिश्रा जुड़े हुए हैं और गुजरात से इस वक्त हमारे साथ हमारे सहयोगी मनीष देसाई भी जुड़ गए हैं। सबसे पहले मनीष देसाई, आपके पास आते हुए, अब गुजरात में जो एक मजबूत किला बीजेपी का रहा है, 27 साल से लगातार सत्ता पर काबिज, और इन ओपिनियन पोल्स के मुताबिक एक बार फिर से बहुत ही कंफर्टेबल विन बीजेपी के लिए यहां पर दिखाई दे रहा है। मजबूती के साथ एक बार फिर से वो मैदान में खड़ी हुई है। तो ये मोदी फैक्टर क्या एक बार फिर से हावी, और उसके सामने सारे जो मुद्दे हैं क्या वो गौण हो जाते हैं? बिल्कुल आपने सही कहा है, क्योंकि ये केवल मोदी के नाम पर चुनाव लड़ा जा रहा है गुजरात में। आप देखिए कि 1-1.25 साल पहले पूरी सरकार बदल दी गई, यहाँ पर नए मुख्यमंत्री, नया मंत्रिमंडल, सब नया। इसके बावजूद भी 1-1.25 वर्ष के बाद जब चुनाव की घोषणा होती है, तो यहाँ पर मुख्यमंत्री के तौर पर भूपेंद्र पटेल को भले ही प्रोजेक्ट किया जा रहा है, लेकिन साफ साफ चुनाव लड़ा जा रहा है नरेंद्र मोदी के नाम पर। नरेंद्र मोदी खुद कह रहे हैं डबल इंजन सरकार। उनका डबल इंजन का मतलब यह है कि पहला इंजन खुद नरेंद्र मोदी है, दूसरा इंजन भूपेंद्र पटेल है। वो कई अपनी पब्लिक रैली में भी ये बात साफ कर चुके हैं, नरेंद्र भूपेंद्र की सरकार है, ये साफ है। वो भले ही प्रधानमंत्री बन चुके हो, लेकिन इनका दिल यहाँ अभी भी गुजरात में बसा हुआ है, और इसी बात को लेकर वो यहाँ लगातार आते रहे हैं। गुजरात में भूपेंद्र पटेल का हौसला बढ़ा रहे हैं, अपने कार्यकर्ता का हौसला बढ़ा रहे हैं, और साफ साफ ये संदेश दे रहे हैं लोगों को कि यहाँ चाहे मुख्यमंत्री का चेहरा कोई भी हो, लेकिन इनके पीछे नरेंद्र मोदी खड़ा है। और नरेंद्र मोदी के खड़े होने का मतलब गुजरात की जनता भली भांति जानती है। वो समझ सकते हैं कि यहाँ का मुख्यमंत्री कोई भी होगा, लेकिन जब तक नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री के तौर पर वहां पर है, गुजरात के हित की बात होगी, गुजरात के विकास की बात होगी, और गुजरात के लोगों के फायदे की बात होगी। तो सीधा सीधा चुनाव जो है वो नरेंद्र मोदी के नाम पर ही लड़ा जा रहा है। जी, और अमित मिश्रा, कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस का सबसे अच्छा प्रदर्शन 2017 में 77 सीटें जीतने में वो कामयाब हुई थी, लेकिन इस बार चुनावी मैदान से बहुत दूर नजर आ रहे हैं। राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा में व्यस्त हैं, और वो यात्रा गुजरात राज्य से होकर गुजर नहीं रही है, और बाकी भी जो कांग्रेस के बड़े बड़े दिग्गज हैं उन्होंने भी दूरी बनाकर रखी है। तो 2 फैक्टर्स होते हैं, या तो आप ओवर कॉन्फिडेंट हैं, या फिर ये होता है कि आपकी बहुत ही कैजुअल अप्रोच है, आपने हथियार डाल दिए। तो कांग्रेस पार्टी के साथ इस बार क्या है? मुझे लगता है मीमांसा, आपने जो दूसरी बात कही कि कांग्रेस पार्टी ने इस बार हथियार डाले हुए हैं और बहुत कैजुअल अप्रोच है। अगर ये अप्रोच नहीं होता तो मीमांसा, राहुल गांधी की जो यात्रा है वो भारत जोड़ो यात्रा गुजरात जाती, हिमाचल जाती, क्योंकि इन प्रदेशों में चुनाव है। रही बात पिछला प्रदर्शन जो था कांग्रेस पार्टी का, उस प्रदर्शन में स्वर्गीय अहमद पटेल की बहुत बड़ी भूमिका थी। अब गुजरात में कोई उस कद का नेता नहीं है। जो नेता हैं उन नेताओं में आपसी सिर्फ फुटअव्वल इतनी ज़्यादा है कि उसको लेकर ही हाईकमान रोज उसको सुलझाने में लगा रहता है। प्रदेश अध्यक्ष की विधायक दल के नेता के साथ नहीं बनती, अर्जुन मोढवाडिया, शक्ति सिंह गोहिल, ये तमाम ऐसे बड़े नाम हैं गुजरात की राजनीति में इस वक्त जो अलग अलग चल रहे हैं, अलग अलग। हालांकि अब दिखाने के लिए हाईकमान का प्रेशर है, तो दिखाने के लिए सब जगह यात्राएं हो रही हैं, लोगों से जुड़ा जा रहा है। लेकिन मैं बताऊं आपको, गुजरात में सबसे बड़ा जो फैक्टर है वो फैक्टर है जो कांग्रेस का एक वोट बैंक है। वो वोट बैंक है दलितों का, आदिवासियों का और अल्पसंख्यक यानी मुसलमानों का। ये वोट बैंक इंटैक्ट होकर हमेशा कांग्रेस को वोट करता रहा है। और जब हम सूरत से बड़ोदरा की तरफ चलते हैं तो जितने दलितों के गांव हैं, आदिवासियों के गांव हैं या अल्पसंख्यकों के इलाके हैं, वो इंटैक्ट होकर वोट देते रहे हैं कांग्रेस को। लेकिन इस बार जो एंट्री है वो आम आदमी पार्टी की हो गई है। आम आदमी पार्टी उसी वोट बैंक पर उनकी उसकी नजर है जो वोट बैंक परंपरागत कांग्रेस पार्टी का है, और कांग्रेस पार्टी उस वोट बैंक को संभाल नहीं पा रही है क्योंकि उसको लोगों को ये लग रहा है कि नेतृत्व नहीं है। दूसरी तरफ गुजरात में एक शक्तिशाली नेतृत्व है, जो देश में शक्तिशाली नेतृत्व है नरेंद्र मोदी का और अमित शाह का। ऐसे में संदेश लोग गुजरात के मुख्यमंत्री के बाद वो प्रधानमंत्री बने हैं, तो गुजरात की आवाम, गुजरात की जनता हमेशा ये चाहती है कि एकजुट होकर जो मत है वो कांग्रेस पार्टी को न देकर सिर्फ और सिर्फ बीजेपी के खाते में दिया जाए। और बीजेपी इस वक्त मजबूत स्थिति में है, चाहे विकास की बात करें, डबल इंजन की सरकार की बात करें, और जिस तरह के सारी प्रक्रियाएं चल रही हैं उससे साफ लगता है कि जो भारतीय जनता पार्टी का ग्राफ है वो दिन ब दिन
ऊपर जाता जा रहा है। और रही बात आम आदमी पार्टी की, आम आदमी पार्टी के नेता संयोजक अरविंद केजरीवाल लगातार ये दावा करते रहे मीमांसा कि वो जो वोट बैंक है वो शहरी वोट बैंक है, ग्रामीण वोट बैंक पर उनकी नजर कम है, लेकिन शहरी वोट बैंक आम आदमी पार्टी का रहा है और वो चाहते हैं कि आम आदमी पार्टी के वोटर जो कांग्रेस के हैं या भारतीय जनता पार्टी के वोटर हैं वो शिफ्ट करें। तो ये शिफ्ट करने की जो पोजीशन है, जो हम आंकड़े दिखा रहे हैं, वही शिफ्ट करने के क्रम में उनको 7 से 10 सीटें के आसपास मिलती हुई दिख रही है अपने सर्वे में भी। तो अब ये और आम आदमी पार्टी जो हमने देखा बहुत ही ज्यादा आत्मविश्वास से इस बार लबरेज भी नजर आ रही है, क्योंकि जो उसने कामयाबी हासिल की है पहले दिल्ली में, उसके बाद पंजाब में, और वो चाहती है कि इसी कामयाबी को दोहराया जाए गुजरात में। तो आम आदमी पार्टी से अदिति भी हमारे साथ हैं अब इस वक्त। अदिति, आम आदमी पार्टी की एंट्री से जो नुकसान है वो कांग्रेस को ही होगा या बीजेपी को भी कुछ हो सकता है शहरी इलाकों में? क्योंकि जिस तरह का दिल्ली मॉडल को वो लोगों के बीच लेकर जा रहे हैं और जिस तरह से फ्रीबीज लगातार अनाउंस की गई हैं अरविंद केजरीवाल की तरफ से, क्या वोटर आकर्षित नहीं होता है? देखिए, अगर सिर्फ गुजरात के जिस तरीके की बात करें तो आम आदमी पार्टी जितना भी घुस रही है, जिसमें वो शहरी उसमें घुस रही है, वो बीजेपी के वोटर्स भी हैं। नॉर्मली देखा जाता है कि दिल्ली में जो उन्होंने वोट जो सेंधमारी करी है या उन्होंने किसी दूसरे राज्य में सेंधमारी करी है वो कांग्रेस के वोट बैंक की करी। लेकिन अगर हम गुजरात की बात करें तो गुजरात में जो सेंधमारी करी जा रही है, जितनी भी कोशिश हो पा रही है, जितना भी पैर फैलाया जा रहा है, उसमें काफी हद तक जो वोटर्स हैं वो बीजेपी के भी हैं। और यही वजह है कि आपको गुजरात से बाहर दिल्ली में भी बहुत राजनीतिक, बहुत सियासत नजर आ रही है, किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी के बीच में रोज किसी एक नए मुद्दे पर किसी तरह से सियासत है, वो कभी करप्शन की हो, कभी बयानबाजी की हो। यहाँ तक कि आज सुबह जब देखा गया पोल्यूशन को लेकर किस तरीके से अरविंद केजरीवाल के पुराने बयानों को बीजेपी ने दिखाया और फिर अब के बयानों को दिखाया और इस पे सवाल पूछे गए। तो ये सारा इम्पैक्ट उस तरह का है जो गुजरात के जो चुनावी रण है उसमें कितना इम्पैक्ट होता है, क्योंकि लोगों को बताया जा रहा है कि आम आदमी पार्टी जो कहा करती थी और जो कर रही है, कथनी और करनी में बहुत फर्क है। तो ये तमाम चीजों में आम आदमी पार्टी जो अपनी घुसपैठ, और दरअसल कई बार चुनाव जीतना एक अलग मुद्दा है, लेकिन दरअसल कई बार गुजरात में अगर आंकड़े भारतीय जनता पार्टी के, एग्जिट पोल बहुत कुछ कहते हैं, लेकिन गुजरात में अगर आम आदमी बीजेपी के जो आंकड़े हैं अगर घटते हैं तो फिर उसका इम्पैक्ट देश भर में होगा। ये नजर आएगा कि पॉपुलैरिटी का गेम है ये पॉपुलैरिटी में कहीं ना कहीं कमी भारतीय जनता पार्टी की आई है, पॉपुलैरिटी में कमी अमित शाह की, नरेंद्र मोदी की आई है। तो केवल कांग्रेस और आम आदमी पार्टी यही कोशिश कर रहे हैं इस बार कि गुजरात में अगर चुनाव जीता नहीं जा सकता तो कम से कम गुजरात में ये दिखाया जाए कि पॉपुलैरिटी ग्राफ गिर रहा है, क्योंकि गुजरात का मैसेज अगले साल के 5 राज्यों के चुनाव और खास तौर पे 2023 तक की सड़क को लेकर जाता है। तो ये लड़ाई है, लगातार चल रही है, जो गुजरात के साथ साथ अब दिल्ली में रोज एक नए मुद्दे के साथ भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से आम आदमी पार्टी को अटैक कर रही है, ये चीज साफ समझ में आ रही है कि आम आदमी पार्टी कहीं ना कहीं, और देखिए कांग्रेस ने भी अपना पैटर्न चेंज करा है। कांग्रेस हो हल्ले की जगह डोर टू डोर कैंपेन कर रही है। कांग्रेस पहले की तरह कैंपेन ना करके वो घर घर जाकर ये बता रही है कि विफलताएं क्या रही है सरकार की। तो इसलिए शायद इतना इम्पैक्ट दिख नहीं रहा, लेकिन कांग्रेस के पास जाहिर तौर पे जमीन पे वर्कर्स नहीं है, उतनी बड़ी फोर्स नहीं है। और अदिति, जो पिछली बार जो फैक्टर्स रहे थे, जो पाटीदार आंदोलन है उसका किस तरह से फायदा कांग्रेस को मिला था, जीएसटी का विरोध भी हो रहा था, वो इस बार नहीं है। तो ये जो फैक्टर्स हैं ये भी क्या बीजेपी के पक्ष में जा रहे हैं? मनीष, आपसे भी इस पर कॉमेंट लेंगे, लेकिन उससे पहले हम दर्शकों को दिखा देते हैं जो वीवीआईपी सीट्स हैं उनकी बात कर लेते हैं, और वहां पर कौन सी पार्टी मजबूत स्थिति में नजर आई, कौन किसके पाले में गया, उस पर जरा हम नजर डाल लेते हैं। तो आपको दिखा दें यहां पर जो वीवीआईपी सीट्स हैं गुजरात की। तो देखिए यहां पर मणिनगर सीट, तो यहां पर 2017 में सुरेश पटेल जो कि बीजेपी से थे, उन्होंने जीत यहां पर हासिल की थी और ये प्रधानमंत्री की परंपरागत सीट मानी जाती है मणिनगर। और 2017 में कांग्रेस उम्मीदवार श्वेता ब्रह्मभट्ट को इन्होंने हराया था, और ये बीजेपी का जो है बहुत ही मजबूत गढ़ इस सीट को माना जाता है। आगे बढ़ते हैं, राजकोट पश्चिम जिला है राजकोट। 2017 के नतीजे आप देख रहे हैं, विजय रूपाणी जिन्होंने यहां से जीत हासिल की थी, और गुजरात की सत्ता के लिए यह बहुत ही लकी सीट मानी जाती है। और अब एक एक कर हम ये सारी आपको वीवीआईपी सीट्स दिखा रहे हैं कि मजबूत स्थिति कौन सी पार्टी की है कौन से सीट पर। तो ये आप देख रहे हैं कौन सी पार्टी यहां पर, घाटलोडिया अहमदाबाद, भूपेंद्र भाई पटेल जो कि अब मुख्यमंत्री हैं, गुजरात के मौजूदा सीएम, और इन्होंने यहां पर जीत हासिल की थी। कांग्रेस के शशिकांत पटेल से यहां पर वो जीते थे।
मेहसाणा, नितिन पटेल बीजेपी से, उन्होंने जीत हासिल की थी। 2017 में कांग्रेस के पटेल जीवाभाई अंबालाल की यहां से हार हुई थी। अब आगे बढ़ते हैं, आगे है पोरबंदर की सीट और यहां पर आप देख रहे हैं बाबू भाई बोखरिया बीजेपी से, जिन्होंने यहां पर जीत हासिल की। कांग्रेस के कद्दावर नेता अर्जुन मोढवाडिया को उन्होंने मात दी थी। भावनगर पश्चिम जिला भावनगर, जीतू वघानी, इन्होंने भी बीजेपी से यहां पर जीत हासिल की थी। गुजरात के शिक्षा मंत्री हैं जीतू वघानी और कांग्रेस उम्मीदवार दिलीप सिंह गोहिल को इन्होंने यहां पर मात दी थी। आगे बढ़ते हैं, धोलका अहमदाबाद जिले में आता है। भूपेंद्र सिंह चुडासमा, इन्होंने जीत हासिल की थी और यहां पर वैसे बीजेपी कांग्रेस में बहुत ही कड़ी टक्कर थी, लेकिन यहां पर जीत हासिल की थी भूपेंद्र सिंह चुडासमा ने। तो ये सारी गुजरात की वीवीआईपी सीट्स पर हम नजर डाल रहे हैं। आगे बढ़ते हैं, सूरत उत्तर जिला सूरत में ही पड़ती है। कांति भाई हिम्मत भाई बीजेपी से, जिन्होंने जीत हासिल की थी और ये बीजेपी का बहुत ही मजबूत गढ़ इस सीट को माना जाता है। तो ये आप देख रहे हैं कांग्रेस के कचदिया को उन्होंने हरा दिया था। आगे बढ़ते हैं, वडगाम जिला बनासकांठा में पड़ता है और यहां से जिग्नेश मेवाणी, और ये युवा तिकड़ी की काफी चर्चा हुई थी पिछले चुनावों में। 2017 में बीजेपी उम्मीदवार चक्रवर्ती विजय कुमार को इन्होंने हराया था। हालांकि जिग्नेश मेवाणी बाद में फिर कांग्रेस में शामिल हुए थे। और राधनपुर, तो यहां पर आप देख रहे हैं अल्पेश ठाकुर कांग्रेस से, इन्होंने यहां पर जीत हासिल की और बीजेपी कैंडिडेट को इन्होंने हरा दिया था। मजुरा हर्ष संघवी बीजेपी से जीत हासिल की, गुजरात के गृह राज्य मंत्री हैं जैसा कि आप जानते हैं, और कांग्रेस के अशोक कोठारी हारे थे इनसे। इसके बाद मांडवी आप देख रहे हैं, जाडेजा वीरेंद्र सिंह बहादुर सिंह बीजेपी से जीत हासिल की और कांग्रेस के शक्ति सिंह गोहिल की यहां से हार हुई थी 2017 में। तो ये सारी जो हैं वीवीआईपी सीट्स आप देख रहे हैं और इस पर हर सीट का जो हाल है वो आपने देखा कि कौन से कैंडिडेट ने यहां पर जीत दर्ज की थी। और लगातार हम चर्चा इसी बात को लेकर कर रहे हैं कि 27 साल से बीजेपी सत्ता पर काबिज रही है गुजरात में, और आमतौर पर आप देखते हैं कि अलग अलग राज्यों में 5 साल के बाद परिवर्तन हो जाता है। 5 साल में नहीं होता तो 10 सालों में जरूर यह परिवर्तन हो जाता है। अदिति, ऐसा क्या है गुजरात के वोटर की मानसिकता कि वो विकल्प के बारे में नहीं सोचता है गुजरात में? लगभग 2.5 दशक से ज्यादा का समय हो चुका है। और देखिए, यहाँ पे जो सबसे बड़ा फैक्टर है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इमोशंस जो है और नरेंद्र मोदी जो है उनके बियॉन्ड कुछ भी नहीं है गुजरात में। और सबसे महत्वपूर्ण बात ये है कि चाहे कोई भी पॉलिटिकल पार्टी कितना भी कोशिश कर लेती है और कुछ भी आंकड़ों में हेरफेर होता है, अंत में नरेंद्र मोदी आते हैं और चीजें बदलने लग जाती हैं। जी, और जो मैंने सवाल मनीष आपसे पूछा था, जो पाटीदार आंदोलन है, देखिए उसकी वजह से कांग्रेस को काफ़ी फायदा हुआ था। जो डेंट हुआ था वो बीजेपी की सीटों में, और उसमें काफ़ी उसको नुकसान उठाना पड़ा था। नहीं तो ऐसा कभी होता था कि 2 आंकड़े में ही सीमित होकर रह जाए बीजेपी गुजरात में, जो कि गृह राज्य है प्रधानमंत्री मोदी का और अमित शाह का भी। तो और जीएसटी का विरोध भी था पिछली बार, लेकिन वो सारे फैक्टर्स इस बार नहीं हैं। तो इसकी वजह से भी बीजेपी को और फायदा होगा। और जो दाव चला जा रहा है बीजेपी की ओर से चुनावों से ठीक पहले, जो यूसीसी के कोड को लेकर जो समिति के गठन की बात, और साथ ही साथ आणंद और मेहसाना में जो पड़ोसी मुल्क हैं उनसे आने वाले अल्पसंख्यकों को नागरिकता देने का दाव, इसका भी क्या फायदा मिलेगा? बिल्कुल, देखिए अपना एजेंडा बीजेपी पहले से ही हिंदुत्व का लेकर चल रही है, और जैसे ही गुजरात के चुनाव आते हैं ये एजेंडा बड़ा हो जाता है। हिंदुत्व का एजेंडा, चाहे वो यूसीसी हो या आनंद मेहसाना जिले की आप जो बात कर रही है वो हो, लेकिन इन सब पर भारी होता है एक ही चेहरा, एक ही नाम, नरेंद्र मोदी का। जो आप कह रही है कि 27 साल में क्या इतना एंटी इनकम्बेंसी या ऐसा कुछ भी फैक्टर देखने को नहीं मिला, तो इन सब के ऊपर भारी है नरेंद्र मोदी का नाम। और क्योंकि देखिए 2012 तक तो नरेंद्र मोदी गुजरात में थे, और आखिरी जो चुनाव 2012 में उन्होंने यहाँ से जीता था। उसके बाद 2014 में वो चुनकर गए और प्रधानमंत्री बन के आए। 2017 के चुनाव की जो आप बात कर रही है उसमें जीएसटी का फैक्टर, पाटीदार आंदोलन का, और जो 3 चेहरे उभर कर आए थे। अब देखिए उसमें से 2 चेहरे जो है हार्दिक पटेल और अल्पेश ठाकुर का, वो अभी बीजेपी के साथ है। जिग्नेश मेवाणी बचे हैं कांग्रेस के साथ में। तो एक तरह से देखा जाए जो पाटीदार आंदोलन का चेहरा बने थे वो चेहरा अब बीजेपी के साथ है।
हार्दिक पटेल। लेकिन इसके अलावा सबसे बड़ी बात अगर आज की जाए, जहां पर आम आदमी पार्टी ने अपने नेता के तौर पर, अपने मुख्यमंत्री के चेहरे के तौर पर उन्होंने पेश किया है ईसुदान गढ़वी को। केजरीवाल कह रहे हैं कि भाई हमने एक सर्वे कराया, 16 लाख से अधिक, 16.5 लाख के करीब लोगों ने वोटिंग की और उसमें से जो नाम निकल के आया है वो ईसुदान गढ़वी का है। पाटीदार आंदोलन का और एक बड़ा चेहरा था गोपाल इटालिया, जो अभी आपके साथ में है। और एक तरह से ईसुदान गढ़वी का सीएम के चेहरे के लिए प्रेजेंट करना, आपने जो प्रेजेंट किया उनको, वो सबसे बड़ा सेक्टर हो सकता है आपके लिए। क्यों? क्योंकि जो पाटीदार आंदोलन के नाम पर चेहरा उभर के आया था, गोपाल इटालिया, अल्पेश कथीरिया, हार्दिक पटेल, ये सारे जो नेता है उनको साइड में कर दिया गया है, यानी पाटीदार नेतागिरी जो है उसको साइड में कर दी गई है और ओबीसी चेहरे को आगे कर दिया गया है, ईसुदान गढ़वी को। तो अब देखना ये होगा कि जो अब चुनाव होने हैं इसमें कौन से फैक्टर काम करते हैं, क्योंकि इस बार जैसे आपने कहा जीएसटी नहीं है, पाटीदार आंदोलन नहीं है, कुछ भी नहीं है, लेकिन इस बार का जो चुनाव है वो कुछ नहीं दिखता है। जी, आम आदमी पार्टी की जो आप बात कर रहे हैं, एक और यहाँ पर अहम बात है अमित, कि हिंदुत्व की पिच पर आ गई है आम आदमी पार्टी इस बार। अब जो करेंसी नोट हैं उस पर गणेश और माँ लक्ष्मी की फोटो छपनी चाहिए, अब ये मांग करना, और जो उनका मॉडल है, जो फ्रीबीज उनकी ओर से दिए जा रहे हैं, वो भी तो लोगों को आकर्षित करता है कि अगर मुफ्त बिजली पानी मिल रही है, वहाँ पे स्वास्थ्य जो सुविधाएं दी जा रही हैं, या सरकारी अस्पतालों में मोहल्ला क्लिनिक अगर बनाए जा रहे हैं, तो वोटरों पर इसका प्रभाव तो पड़ता है। बिल्कुल मीमांसा, आप देखिए आम आदमी पार्टी का जो उदय हुआ था वो दिल्ली में हुआ था, और दिल्ली में 15 साल की सशक्त शीला सरकार को उन्होंने गिरा दिया था। और वो गिराने की जो वजह थी वो भ्रष्टाचार को लेकर वो आए थे। उसके बाद उन्होंने बिजली, पानी और तमाम ऐसी सुविधाओं की घोषणा कर दी जो एक आम आदमी, जो निचले तबके का वर्ग है और जो मध्यम वर्ग है, उसको सूट करता है। और ये प्रयोग केजरीवाल को लगा कि ये प्रयोग सबसे बेहतर है। और आप देखें पंजाब में भी जिस तरह का उन्होंने फर्स्ट टाइम उन्होंने इलेक्शन लड़ा और मुख्य विपक्षी दल के तौर पर रही, कांग्रेस सरकार में थी, मुख्य विपक्षी दल के तौर पर आम आदमी पार्टी वहां आई और उसके बाद खुद सरकार में आई। तो ये जो प्रयोग है आम आदमी पार्टी के पास जाने का, आम आदमी पार्टी आम लोगों तक पहुंचने का, उसको लुभाने का, ये सबसे अच्छा प्रयोग है। और रही बात आम आदमी पार्टी राजनीति की वो नब्ज बहुत अच्छे तरीके से पकड़ रही है जिसके सहारे भारतीय जनता पार्टी चल रही है। उसको लगता है कि जब जो वक्त, जहां जैसा देश वहां वैसा भेष, इस बात को लेकर आम आदमी पार्टी भी एक तरह से भारतीय जनता पार्टी को फॉलो कर रही है। जहां कांग्रेस इस मामले में बहुत पीछे छूट जाती है, उसके अपनी आइडियोलॉजी है, उस आइडियोलॉजी से वो हट नहीं सकती, उसमें बहुत से अपने आपस में मतभेद हैं। लेकिन आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी में आपको एक चीज मिलेगी कि वो नेतृत्व जो है, या तो यहाँ अरविंद केजरीवाल का सर्वमान्य है या वहां फिर नरेंद्र मोदी का सर्वमान्य है, उसमें कोई तीसरी बात नहीं होती। वहां जिसको चाहते हैं वो मुख्यमंत्री घोषित करते हैं। आपने देखा भगवंत मान को उन्होंने मुख्यमंत्री घोषित किया। फिर गुजरात में एक व्यक्ति को, ऐसे व्यक्ति को जिसका कोई राजनीति में बहुत ज्यादा भूमिका नहीं थी और उस भूमिका नहीं रहने के बावजूद उसको मुख्यमंत्री का चेहरा बनाया। तो खुद अरविंद केजरीवाल इस मॉडल को लेकर चल रहे हैं। उनको लगता है कि जो कांग्रेस से हटा हुआ वोट बैंक है और जो कांग्रेस से नाराज वोट बैंक है, या जिसके पास वहापों की स्थिति है कि आखिर जाएं तो जाएं कहां, वो एक तरीके से सबसे ज्यादा मुफीद मानता है आम आदमी पार्टी को। और आम आदमी पार्टी की यही एक विशेषता है जो लोगों के पास जाकर उसको अपनी तरफ आकर्षित करती है, चाहे वो अल्पसंख्यक वोट हो। अल्पसंख्यक वोट आपने दिल्ली में देखा, दिल्ली में दंगे हुए, सीएए का प्रदर्शन हुआ, लेकिन आम आदमी पार्टी वहां नहीं मौजूद रहने के बावजूद सबसे ज्यादा वोट बैंक, सबसे ज्यादा पकड़ उन लोगों पर भी आम आदमी पार्टी की रही। तो आम आदमी पार्टी का यह प्रयोग सबसे ज्यादा सफल है और कांग्रेस से जो वोट बैंक छिटकता है वो वोट बैंक सीधे आम आदमी पार्टी के पास जा रहा है। इसी वजह से आम आदमी पार्टी की सीटें कहीं भी खाता उसका खुलता है और अच्छे पोजीशन में आती है, और कांग्रेस निपटती जा रही है, आधी सीटों पर आती जा रही है। जी, और अदिति, मोरबी हादसा जिसकी काफी चर्चा हो रही है, सियासी बयानबाजी भी इसको लेकर हो रही है, क्या इसकी वजह से नुकसान हो सकता है बीजेपी पार्टी को, या वोटिंग के वक्त तक, अभी उसमें दिन है, क्या लोग भूल जाते हैं ऐसे हादसे? बिल्कुल, अगर हम उन चर्चाओं पे बात करें कि क्या ऐसी चीजें हैं जिस पे नुकसान हो सकता है, तो एक तो कांग्रेस और आम आदमी पार्टी दोनों ही ये मानते हैं कि इस बार सत्ता विरोधी लहरें हैं गुजरात में। 24 सालों से सत्ता में है भारतीय जनता पार्टी, और उसके बाद अब एंटी इनकम्बेंसी जैसी चीजें दिखने लगी, जिसकी बढ़ती बिजली दरें हैं, खराब सड़कें हैं,
और जो दूर दराज इलाके हैं वहां पर शिक्षा का इशू है। और इसके अलावा जो मोरवी ब्रिज है, वो जो चीजें हुई उसके बाद किस तरह का मानसिकता जो है गुजरात में और जो वोटर्स के अंदर आई है, खासतौर पे उस इलाकों की, और पेपर लीक को लेकर जो युवा हैं वो जिस तरीके से उनकी भावना है, किसान के मुद्दे, पिछले 2 साल से अधिक बारिश होने के चलते जो किसान के मुद्दे रहे हैं, खराब सड़कें रही हैं, उच्च बिजली की दरें रही हैं, भूमि अधिग्रहण का मसला रहा है। तो जो आम आदमी पार्टी ने या फिर कांग्रेस ने जो शुरुआत में जो रिसर्च करी वो इन तमाम मुद्दों पे करी, लेकिन बात जैसी मीमांसा जी आप मुझसे शुरुआत में पूछ रही थी, डिस्कनेक्ट हो गए थे कि बीजेपी के पास तुर्क का इक्का है जिसका नाम है नरेंद्र मोदी। ये सारे मुद्दे हैं और जिस पर कोशिश की जा रही है, और खास तौर पे कांग्रेस के ये है, कांग्रेस की जो स्ट्रैटेजी वो ये है कि हमारे पास जमीन पे वोटर लोग नहीं है, यहाँ तक कि हमारे पास चेहरे भी नहीं थे जिसपे वो चर्चा कर रहे हैं, जो जमीन पे उतारे जाएं, जो चुनाव लड़ेंगे। लेकिन हमारे पास वो सारे मुद्दे हैं जो घर घर तक जाकर बताने हैं कि जो नाराज लोग हैं उनको कैसे अटेंशन किया जाए, उनको कैसे अपनी तरफ खींचा जाए। लेकिन सवाल ये है कि जब प्रधानमंत्री मोदी गुजरात में सड़क पर उतरते हैं, उनकी जिस तरह की भावना होती है, बातचीत होती है, जो इमोशनल कनेक्ट होता है, उससे कैसे कांग्रेस या आम आदमी पार्टी जीतेगी, क्योंकि वही गेम चेंजर है गुजरात में, वही चीजें बदल देता है। पिछली बार भी हमने देखा, इस बार भी हमने देखा कि जब जब नरेंद्र मोदी सड़क पे उतरते हैं तो लोगों की भावना जो है रातों रात बदल जाती है। बहुत से रोड शोज और रैलियां लगातार हम देख ही रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां पर पहुंच रहे हैं और वो इमोशनल कनेक्ट जो है, जो सेंटिमेंट जुड़ा हुआ है उनके साथ, वो इन रैलीज में दिखाई भी दे रहा है। और जैसा आप कह रही हैं कि ट्रम्प कार्ड जो है बीजेपी का, जो मोदी मैजिक है, वो कम से कम ओपिनियन पोल्स में साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। और अगर हम बेस्ट प्रदर्शन की बात करें जो बीजेपी का अभी तक रहा है, तो वो 127 का रहा है, जो कि 2002 में था, और उसी फिगर के आसपास यहां पर जाती हुई बीजेपी इन ओपिनियन पोल्स के अकॉर्डिंग फिर से दिखाई दे रही है। तो बहुत ही कंफर्टेबल विन ये बीजेपी के लिए इस बार भी गुजरात के चुनावी मैदान में। बहुत बहुत शुक्रिया, हमारे साथ हमारे सारे सहयोगी जुड़े हुए थे और लगातार हम यहां पर आकलन करने की कोशिश कर रहे थे, जो ओपिनियन पोल्स जो कह रहे हैं और जो वोटर का मूड है वो गुजरात में क्या है, वो इसके जरिए आप तक पहुंचाने की हमारी ये कोशिश है।